हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एपिसोड नंबर 16। अगली मॉर्निंग आ चुकी थी। लेजी लम्हों को पीछे छोड़कर मैंने अपने लिए बनाई गर्मा गर्म चाय, अपनी एनर्जी ड्रिंक पी और फिर रेडी होकर निकल गई रामनगर फोर्ट की तरफ। रामनगर फोर्ट में पहुंचने वाली थी टू व्हीलर में, क्योंकि अब तक मुझे समझ आ गया था अगर वाराणसी में रहना है और जल्दी पहुंचना है तो टू व्हीलर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सुबह का टाइम था, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था और मैं निकल पड़ी थी अपने सफ़र की तरफ, जो कि बहुत एक्साइटिंग होने वाला था। जो मेरा ओला राइडर था उसने मेरी काफ़ी हेल्प की क्रूज़ के बारे में, जिसमें कि मैं आपको 2 एपिसोड पहले लेके गई थी। इन्होंने ही मुझे उसके बारे में बताया था, अदरवाइज़ मुझे वहाँ के बारे में पता ही नहीं चलता और मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस छूट जाता। और फाइनली मैं पहुँच गई थी रामनगर फोर्ट। इसकी एंट्रेंस आप देख सकते हैं, रेनोवेशन चल रहा था, जो कि अच्छी बात है क्योंकि रेस्टोरेशन करना बहुत ज़रूरी है हमारी पुरानी बिल्डिंग्स का। 1750 में काशी नरेश महाराज बलवंत सिंह ने इसे बनवाया था और आज की डेट में यहाँ पर अनंत नारायण सिंह रहते हैं, जिन्हें महाराजा और बनारस भी कहा जाता है। बट महाराजा का टाइटल 1971 में अबॉलिश कर दिया गया था। इस फोर्ट के अंदर 3 मेन जगह हैं। एक तो यहाँ का म्यूजियम, दूसरा यहाँ के किंग का रेजिडेंशियल एरिया और तीसरा वेद व्यास जी का टेम्पल। राजा के रेजिडेंशियल एरिया में तो जाना अलाउड नहीं है, बट उसके अलावा म्यूजियम में और वेद व्यास टेम्पल में आप लोग जा सकते हैं। जो इस फोर्ट का म्यूजियम एरिया है उसको सरस्वती भवन कहते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 18th सेंचुरी की तोप है जिसे प्रोटेक्शन के लिए गेट में रखा जाता था ताकि कोई भी एनिमी आए तो उससे इसे उड़ा दिया जाए। यहाँ का म्यूज़ियम जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं था और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं था, बट फिर भी आपको 1 आवर तो आराम से लग जाएगा। यहाँ पर विंटेज कार्स का कलेक्शन भी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट कार के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो मैंने और म्यूज़ियम्स में नहीं देखी थी। स्ट्रिक्टली यहाँ पे वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी इनसाइड म्यूज़ियम मना है, तो मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई और मैं बहुत ज़्यादा रूल्स फॉलो करती हूँ, तो बट मैं बता देती हूँ वहाँ पे काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें थी। किंग एंड क्वीन किस तरह के कपड़े पहनते थे, उनके बच्चे किस तरह के कपड़े पहनते थे, वो सारे डिस्प्ले में है। डिफरेंट सेंचुरीज की गन्स वहाँ पर है जिनके साइजेस इतने अलग अलग थे कि मैं ये सोची थी इन्हें लेके लड़ाई पे जाते कैसे थे। मतलब 7 फीट की गन, कैन यू इमेजिन, एंड ऑल्सो लाइक एक पाम के बराबर की गन। ये सब देख के ना मेरा दिमाग ही घूम गया कि इंसान पहले से इतनी लड़ाइयों की चीज़ें बनाता आया है, बना रहा है और आई थिंक बनाता ही रहेगा, न्यूक्लियर बॉम्ब्स एंड व्हाट नॉट। बट एक चीज़ थी जो मुझे वहाँ पे सबसे ज़्यादा पसंद आई और वो थी ये एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक, जिसे 1852 में बी मूलचंद ने बनाया था। इस क्लॉक में पूरा एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट रहता है। ये सिर्फ टाइम, मंथ, वीक ये सब नहीं बताती, उसके अलावा ये मून की पोजीशन, सन की पोजीशन और बाकी सारे प्लैनेट्स की पोजीशन, कौन सी राशि में किस वक्त कौन सा प्लैनेट रहेगा, ये सब कुछ वो क्लॉक बताती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लॉक थी। और ये जो वीडियो मैंने डाली थी क्लॉक की, वो मैंने इंटरनेट से ली है क्योंकि वहाँ पर तो मैं कैप्चर कर नहीं सकती थी और मुझे ये मिल भी नहीं रही थी, क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है। बट एपिक चैनल, थैंक यू सो मच, वहाँ से मुझे ये वीडियो मिली। इस फोर्ट को बनाना 1701 में शुरू किया गया था और ये 1750 में पूरा हो गया था। टोटल 49 ईयर्स लगे थे इस पूरे फोर्ट को बनाने में। और यहाँ पर ना एक फ्लैग भी है जो हमेशा लहराता है जब यहाँ के राजा फोर्ट के अंदर होते हैं, और जब राजा फोर्ट के अंदर नहीं होते हैं तो उस फ्लैग को निकाल दिया जाता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और यहाँ पर राजा का महल अलग है और रानी का महल अलग है। आई डोंट नो वो साथ में रहते हैं या अलग अलग ही रहते हैं, बट एक्चुअली पुराने ज़माने में ना अक्सर ऐसे ही होता था कि राजा का महल अलग होता था, रानी का महल अलग होता था। यहाँ पर भी वैसा ही है। इस फोर्ट के अंदर रामलीला बहुत ही अच्छे से मनाई जाती है। पूरी रामलीला फोर्ट के आसपास ही होती है और उतने दिन तक यहाँ पे सेलिब्रेशन भी होता है। राजा रानी सब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, झांकियाँ निकलती हैं और पूरे फोर्ट में ये सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से मनाया जाता है। आउट ऑफ वाराणसी से भी लोग आते हैं और मैंने ये भी सुना है कि वाराणसी की देव दीपावली भी बहुत अच्छी होती है और मुझे भी इन्विटेशन मिला उसका। होपफुली मैं देव दीपावली में वहाँ पहुँचूँ, तो लेट्स सी मैं जाती हूँ या नहीं। काफ़ी बड़ा है ये फोर्ट और मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई क्योंकि यहाँ पे गंगा घाट भी है और अगर वो नहीं गए तो फिर क्या गए। तो मुझे जो गार्ड्स हैं यहाँ के उन्होंने बताया कि उसकी एंट्री उधर से है। मैं ऑलरेडी वो पूरा घूम के आ चुकी हूँ, बट घाट भी चल जाते हैं। धूप काफ़ी हो रही है बट कोई बात नहीं, कभी कभी मौका मिलता है ना ऐसी जगह आने का। तो मैं घाट पर जा रही हूँ।
कॉरिडोर सा है, लाइक बहुत ठंडा सा लग रहा है यहाँ पे फॉर अ चेंज, और इसको क्रॉस करते हुए मैं जा रही हूँ। काशी में है तो कॉरिडोर्स और छोटी छोटी गलियाँ तो होंगी। बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं आ गई थी गंगा घाट पे। क्या नज़ारा था, एकदम ब्यूटीफुल। और ये जो टेम्पल है ये शिव टेम्पल है। सबसे पहले यही बना था यहाँ पे, उसके बाद ही फोर्ट बनना स्टार्ट किया गया था। अच्छा, और गार्ड ने मेरी हेल्प की और मुझे बता दिया कि आप गंगा घाट भी होकर आओ, अदरवाइज़ ये छूट जाता तो मैं बहुत मिस आउट करती। बट क्या ब्यूटीफुल नज़ारा था। ये हवेली देखिए, और हवेली के सामने गंगा नदी बह रही है। ओ माय गॉड, यहाँ पर जो राजा रानी और जो प्रिंसेस एंड प्रिंस रहते होंगे या रहते हैं, उनके लिए कितना अमेजिंग, मतलब रोज़ ऐसी जगह पे उठना, वाओ। इस जगह को वैसे व्यास काशी कहा जाता है। काशी और व्यास काशी दोनों गंगा के इस पार और उस पार हैं। लेकिन ऐसी मान्यता है कि अगर आप काशी आए और व्यास काशी ना आए तो आपके दर्शन अधूरे हैं। स्पेशली साउथ इंडियन लोग इस मान्यता को ज़्यादा मानते हैं। अगर वो काशी आते हैं तो व्यास काशी भी ज़रूर आते हैं। ऐसा बोला जाता है कि व्यास जी काशी में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, और जब वो यहाँ आए तो उन्होंने ऐसा श्राप दिया था, जो काशी आएगा और व्यास काशी नहीं आएगा उसके दर्शन अधूरे रह जाएंगे। ऐसे माना जाता है कि महाभारत के बाद व्यास जी पहले काशी गए। 3 दिन तक उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। उसके बाद वो व्यास काशी आ गए, मतलब इस जगह आ गए, और उन्होंने यहाँ पर रहकर महाभारत लिखी, जो कि कलयुग का जब शुरुआत होने वाली थी तब उन्होंने महाभारत लिखी। और यहाँ पे इस टेम्पल में बीच में व्यास जी हैं, उनके राइट साइड में उनके बेटे और लेफ्ट साइड में काशी विश्वनाथ हैं। यहाँ पे बैठ के काफ़ी देर पंडित जी ने मुझे समझाया और बहुत कुछ बताया काशी के बारे में। सच में इस जगह में इतना पीस था कि ऐसी जगह में ही आप इतना बड़ा ग्रंथ या इतनी बड़ी किताब लिख सकते हैं। उसके लिए इस तरह की पॉजिटिविटी और इस तरह की एनर्जी ज़रूरी है। सो जो मंदिर है मेरे पीछे, वहाँ पर मैं गई और पंडित जी ने मुझे बहुत अच्छे से काशी के बारे में बहुत कुछ बताया। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शायद मैं गूगल करती या फिर यूट्यूब में देखती तो मुझे नहीं मिलती, मैं उससे कैप्चर नहीं कर पाई। बट कुछ चीज़ें मैं बता देती जो उन्होंने मुझे बताई। सबसे पहले तो यहाँ पे वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी इसी पॉइंट पे बैठ के। जस्ट इमेजिन, ये कितना पीसफुल है ना यहाँ पे। और इस तरह की चीज़ें आप ऐसी जगह पे कर सकते हैं जहाँ पे आपको एकदम पीस मिले, आप सुकून से कुछ सोच सकें और कुछ लिख सकें। और काशी के बारे में बहुत सारी हिस्ट्री बताई कि काशी और उसका जो विवाद चल रहा है, अहिल्याबाई जी ने काशी विश्वनाथ में जो शिवलिंग है उसको स्थापित किया था। बट मेरे दिन में भी कुछ डाउट थे, बट आई थिंक मैं यहाँ पर आई तो मेरे वो डाउट भी क्लियर हो गए कि कहते हैं कि जो स्वयं शिव भगवान ने जो शिवलिंग वहाँ पे रखा था वो अभी मस्जिद के नीचे है, जिसे खंडित कर दिया गया है शायद। पर तो इसका मतलब जो अहिल्याबाई ने शिवलिंग रखा था उसको हम इम्पोर्टेंस दें या ना दें, तो उसी का आंसर उन्होंने मुझे दिया। बिकॉज वो क्वेश्चन मेरे माइंड में भी था, क्योंकि मैं 2 दिन से वहाँ जा रही हूँ। और जब ऐसा हुआ था, अहिल्याबाई हिमालय से जाके वो शिवलिंग लेकर आई थी, क्योंकि उनको वो सपने में आया था। शिव जी ने बोला था कि वहाँ पर शिवलिंग है, आप लेकर आओ। वो पैदल चल के वहाँ से लेकर उन्होंने काशी में उसको स्थापित किया। और उसके बाद बाकी जो वहाँ के महापुरुष होते थे उस ज़माने के, उन्होंने क्वेश्चन किया कि हम इसको कैसे माने कि हाँ ये ही शिवलिंग है। तो रात को सबको सपने में शिव भगवान आए और उन्होंने ये कहा कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और एक्चुअली जहाँ पर वो स्थापित हुए थे उसकी लोकेशन सेंटर पे थी, बट वो सुबह जब देखा तो शिवलिंग कॉर्नर में हो गए थे। एंड एक्चुअली मैंने भी 2 दिन से मैं जा रही हूँ और मैंने ऑब्जर्व किया कि वो कॉर्नर पे हैं, सेंटर पे नहीं है। तो इट्स अमेजिंग नो,
मेरे माइंड में वो क्वेश्चन था, बट मुझे वो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर इस मंदिर में बैठ के, जहाँ पर वेद व्यास जी ने रामायण महाभारत लिखी थी, वहाँ पर मुझे वो आंसर मिल गया और आई एम फीलिंग फॉर्चुनेट। थैंक यू सो मच। इस जगह से जाने का मन तो मेरा नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी जाना तो था ही। मुझे अच्छा लगा जिस वक्त मैं यहाँ पहुँची थी, ज़्यादा रश नहीं था, बड़े आराम से मैंने पूरा फोर्ट घूमा, पूरा म्यूज़ियम देखा, वेद व्यास मंदिर गई। अब थक चुकी थी, सोचा थोड़ी लस्सी पी ली जाए। लस्सी पी, चाट खाई यहाँ की फेमस, और फिर उसके बाद निकल पड़ी। फाइनली वो दिन आ गया था जब मुझे काशी छोड़ के जाना था, लेकिन मेरी फ़्लाइट शाम के 4 बजे की थी। इनफ टाइम था, मैंने सोचा चलिए कहीं और भी घूमाऊँ। ओला राइड पकड़ी, उसके बाद टुक टुक पकड़ा, और थोड़ा कन्फ्यूजन था, गूगल मैप ने जो जगह बताई थी वो गलत बताई थी। पूछते पाछते मैं फाइनली पहुंच गई थी केसरिया थाल खाने के लिए। मेरा बहुत मन था यहाँ पर कुछ ऑथेंटिक खाऊं, इसलिए मैंने ऑर्डर की केसरिया थाल अपने लिए। यहाँ पे आपको राजस्थानी फूड मिलेगा, काठियावाड़ी फूड भी मिलेगा और साउथ इंडियन फूड भी मिलेगा, बट मैंने प्रेफर किया यहाँ की राजस्थानी थाल खाने का, केसरिया थाल खाने का। बहुत सारे आइटम थे और खाते खाते मैं एकदम थक गई थी। मतलब मैंने रिपीट भी नहीं किया, और हर दिन का अलग मेन्यू था, काफ़ी सारे आइटम थे, और मेरा तो मतलब देख कर ही पेट भर गया था। नेक्स्ट टाइम आप भी यहाँ आए तो ज़रूर जाइएगा। अब वो टाइम आ गया था कि मुझे निकलना था अपने फ़्लाइट लेने के लिए। मैं अपने BNB से विद अ हैवी हार्ट निकली और सबको बाय बाय किया और फाइनली पहुंच गई एयरपोर्ट। अब मुझे वापस जाना था मुंबई, क्योंकि मेरा अगला सफ़र भी तो मेरा वेट कर रहा था ना। तो अगले सफ़र के लिए मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए आप सब टेक केयर एंड बाय बाय। आई विल सी यू सून।